जय हिंद दोस्तों। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस विद एमएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ये ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी। तो इसी कारण से हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। भारत का सामान्य परिचय यानी कि इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है एक तरीके से कि भारत कहाँ पर है, भारत की स्थिति कहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी होता क्या है। भाई ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी है, ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आता है इसमें जियो और एक आता है ग्राफी। जियो का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी। जियो का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ। और जो ग्राफी है इसका अर्थ होता है वर्णन करना, या फिर हम कह सकते हैं अध्ययन करना। वर्णन करना या फिर कह सकते हैं हम अध्ययन करना। ठीक है, जिसे हम स्टडी भी बोल सकते हैं। तो ज्योग्राफी का जो संपूर्णतः मतलब होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। स्टडी ऑफ द अर्थ क्या होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ। ये हम कह सकते हैं कि ये जो है ये किसका मतलब होता है? तो ये ज्योग्राफी का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आई समझ में? ठीक है। तो भारत के सामान्य परिचय में आज जो अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे वो है भारत का सामान्य, भारत की स्थिति। वो है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कैसी है, कहाँ पर है। धीरे धीरे सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और एकदम अच्छे से करेंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल यानी कि हम बात करते हैं किसकी? एरिया की। एरिया कितना है? तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जिसे हम वर्ग किमी भी कई कभार कहते हैं, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से भारत का एरिया क्लियर क्लियर हुआ। कितना है? कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। कोई भी पूछे, सिंपली कहना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, गुणा वो लाख जो भी है वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल की बात हो गई। जब हम विश्व की बात करते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है? ये पूरा विश्व है। यहाँ पर सभी के सभी देश आते हैं, सभी कॉन्टिनेंट आते हैं, सभी महासागर आते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो एरिया है वो 100% है कि नहीं है? भैया वर्ल्ड का तो एरिया 100% है। तो उस 100% में से भारत का कितना हिस्सा है? तो 100% में से जो भारत का हिस्सा है वो है 2.4%। यानी कि 100 में से जो 2.4% है वो क्या है? वो भारत का जो है हिस्सा है। ठीक है, विश्व के 2.4% भाग पर जो है वो भारत फैला हुआ है। विश्व के 2.4% भाग पर जो है वो भारत फैला हुआ है। भारत का क्या है? विस्तार है। ठीक है, यहाँ तक की बात आई समझ में? ये बात क्लियर हुई। बात करते हैं हम कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का 7वां स्थान है, यानी कि 7वां सबसे बड़ा देश है बाय लैंड। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है वो क्या है? वो भारत ही है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी कि ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। भारत की स्थिति, सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल हमने देखा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व के 2.4% भाग पर जो है भारत फैला हुआ है। यहाँ तक की बातें क्लियर होती हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 7वां स्थान तो हमने देख लिया, पहले पर कौन है? तो ये क्रम से देखते हैं। सबसे जो पहला स्थान है, सबसे जो पहला स्थान है वो है रशिया का। ठीक है, पहले स्थान यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश बाय लैंड वो है रूस। दूसरा जो है वो है कनाडा। दूसरा कौन सा है? कनाडा। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है चीन। तीसरा कौन सा आता है? वो आता है चीन। और फिर जो चौथा आता है वो आता है कौन सा? यूएसए। ठीक है, पांचवा जो आता है वो आता है ब्राज़ील। वो आता है ब्राज़ील। छठा आता है ऑस्ट्रेलिया। छठा आता है ऑस्ट्रेलिया। और जो सातवां आता है वो आता है भारत। वो आता है भारत, इंडिया।
तो ये 7 देश हैं, बेसिकली 7 देश ही पूछता है, ठीक है? 7 देश इसलिए पूछता है क्योंकि भारत से ये ऊपर हैं, नीचे हैं, नीचे के देशों को इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। तो ये 7 देश आपको याद रखने हैं। रूस आप याद रख लोगे, ठीक है? कनाडा भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है चीन और यूएसए में, ठीक है? चीन और यूएसए में जो दिक्कत आती है क्योंकि इनमें बहुत ही कम किलोमीटर का फासला है, लेकिन तीसरे पर जो है वो चीन आता है, चौथे पर यूएसए आता है, ठीक है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि भारत में यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें भारत का मैप बनाना पड़ेगा। तो ये भारत का मैप जो है बनाते हैं और फिर देखते हैं भारत में किधर किधर कैसे कहाँ कहाँ तक की दूरी है, ठीक है? तो ये हो गया भारत का मैप, ठीक है? यहाँ से अगर हम देखते हैं कि जो ये भारत का क्या है, वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्ट दिशा है, ये ईस्ट दिशा है, ये नॉर्थ दिशा है और ये साउथ दिशा है, ठीक है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ तक की बातें क्लियर होती है, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की दूरी कितनी है, ठीक है? ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ये कहाँ से है, तो ये है पूर्व से पश्चिम तक की दूरी। पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है? अगली बात हम करते हैं कि भारत की नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 3214, 3214 किलोमीटर, और ये है कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है। यहाँ से आपको अगर दूरियाँ क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है? कुछ नहीं है, ईस्ट से वेस्ट पूछे 2933, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 321, और फिर उसके बाद में 3 से बड़ा क्या होता है 4, 3214 किलोमीटर जो है ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है? यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं भारत के पूर्वी बिंदु की, पश्चिमी बिंदु की, उत्तरी बिंदु की, दक्षिणी बिंदु की। तो जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो आता है ना, वो पड़ता है इधर, जिसका नाम है इंदिरा कोल, जिसका नाम है वो है इंदिरा कोल, और ये पड़ता है कहाँ पर, लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है? कौन सा हो गया, इंदिरा कोल हो गया। बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आता है, तो वो आता है, आप सभी को आई थिंक ये जानकारी होगी, वो है कन्याकुमारी, और जो कन्याकुमारी जो है ये पड़ता है कहाँ पर, ये पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोल लद्दाख में, भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है? फिर हम बात करते हैं भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो आप कहेंगे जी वो हो जाएगा जी किविथु, वो हो जाएगा किविथु। और कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है जी? बात आगे समझ में कि ईस्टर्न पॉइंट क्या है, किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे जो वेस्टर्न पॉइंट है, सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो है गौरमाता, वो है गौरमाता, और ये पड़ता है कहाँ पर, गुजरात में, ये पड़ता है कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है? गौरमाता कहाँ पर है, गुजरात में। भारत का सबसे नदर्न पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल लद्दाख में। भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न पॉइंट जो है वो है गौरमाता, कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। भारत की नॉर्थ से साउथ की दूरी 2933 किलोमीटर, भारत की वेस्ट से या फिर ईस्ट से जो वेस्ट तक की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है? अब हम लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि कौन सा है, जो कि है किबिथु, और ये पड़ता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से भारत का भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है? पहले जो है उसको पश्चिमी को शॉर्ट में लिख दिया। पश्चिमी बिंदु वो कौन सा है, आप कहेंगे गौरमाता। क्या है, गौरमाता है, और कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। दो बातें क्लियर हो चुकी है, दो बातें क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत का
उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, ठीक है, वो हो जाएगा कौन सा, इंदिरा कोल, नदर्न पॉइंट। आप सभी जानते हैं इंदिरा कोल, अभी हमने देखा है कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये कौन सा है, ये है कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी। कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि भारत का कौन सा, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पर है, लद्दाख में है। लद्दाख क्या है, एक यूटी है। तो ये एकमात्र ऐसा जो है, ये क्या बोलते हैं, बिंदु है जो कि कहाँ पर पड़ता है, यूटी में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आती है ना, वो ये है कि जो कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन जो ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, ये मुख्य भूमि का है। ये किसका है, ये मुख्य भूमि का है, यानी कि ये कहाँ पर है, ये भारत का मैप जो है हम ज़्यादातर यही पढ़ते हैं, हम मिस कर देते हैं किनको, इधर पढ़ते हैं लक्षद्वीप और इधर पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड पढ़ते हैं इधर, इनको मिस कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये जो मैप है भारत का, ये जो है ना, इसे बोलते हैं भारत का मेन लैंड, भारत की मुख्य भूमि। तो जो कन्याकुमारी है ना, ये भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा है, और ये जो कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर जो है ट्रिकी क्वेश्चन जब आपसे पूछता है ना, तो जो बहुत से जो अभ्यर्थी होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब वो पेपर देने जाते हैं, तो उनका जो है ना, सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है ना, वो इसमें आती है कि भारत का क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी टिक करके आते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है, तो वो क्या करते हैं, वो कन्याकुमारी तमिलनाडु करके आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि एक पूछता है दक्षिणी और एक पूछता है दक्षिणतम, ठीक है। अगर आपसे दक्षिणतम पूछे और वहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड का वो जगह ना हो, तो आपको फिर कन्याकुमारी करके आना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप कन्याकुमारी करोगे। लेकिन आप करोगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तब आप करोगे अंडमान निकोबार का वो वाला। तो ये पड़ता कहाँ पर है, तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, पिछले वाले पेज में यहीं पर देखते हैं, ठीक है। मैप बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कुछ द्वीपों का समूह है, यहाँ पर कुछ द्वीपों का समूह है, जिन्हें हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इनमें बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये पड़ता है, इधर पड़ता है ग्रेट निकोबार आइलैंड, इधर पड़ता है कौन सा, ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इस ग्रेट निकोबार पर एक जगह है, उस जगह का जो नाम है वो है इंदिरा पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। तो ये इंदिरा पॉइंट भी है इसका नाम, और ये है पिगमेलियन पॉइंट भी इसका ही नाम है। ये जो है ना, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर पूछे मुख्य भूमि का, अगर पूछे किसका, मुख्य भूमि का, अगर आपसे पूछता है कि मुख्य भूमि का बताइए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको कन्याकुमारी कहना है। लेकिन अगर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अब भारत का देगा, यानी कि मुख्य भूमि की कोई जिक्र नहीं है, तो सिंपली पूछा है भारत का, तो आपको क्या कहना है, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। कई कबार इंदिरा पॉइंट भी दे देता है, कई बार पिगमेलियन पॉइंट भी देता है, क्योंकि क्या करते हैं कि इंदिरा पॉइंट याद कर लेते हैं, लेकिन वो जो पिगमेलियन पॉइंट है उसका जो अन्य नाम है वो याद नहीं करते हैं, इस कारण से जो है दिमाग में नहीं बैठता है। तो पिगमेलियन पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं कि कहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट, कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। थोड़ी असुविधा हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ करें। तो हमने कर लिया था कि इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमने भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, हमने ये कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, जिसका नाम है कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
इसे ही बोलते हैं इंग्लिश में। कर्क रेखा की बात करें, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट भी रेखा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं भारत का मैप। ठीक है जी, ये बन गया जी भारत का मैप। ठीक है, ये बन गया भारत का मैप। हम देखते हैं कि कर्क रेखा, ठीक है, भारत का मैप एक्यूरेट नहीं है, ऐसे ही ड्रॉ किया है आज से। अब देखते हैं भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है ना, वो गुजरती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से गुजरती है। ठीक है, बात करें कर्क रेखा है क्या। सबसे पहले कर्क रेखा को समझना हो, कर्क रेखा क्या है। तो जो कर्क रेखा है ना, ये अब ऐसे जा रही है। ठीक है, अभी अक्षांश और देशांतर को थोड़ी देर बाद में या फिर अगली क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ से समझना कि जो आड़ी जो रेखाएँ होती है ना, जैसे ये मान लीजिए ये ग्लोब है, इस पर जो खड़ी रेखाएँ होती है वो होती है देशांतर, वो होती है देशांतर, और जो आड़ी रेखाएँ होती है, पड़ी हुई रेखा जो होती है, उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएँ, उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएँ। तो यहाँ से अगर आपको पता चलेगा, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिए, अगर आप में थोड़ी-सी समझ जो है वो आई है, तो अगर आपको पता चलेगा कि ये जो है कर्क रेखा जो है ये एक आड़ी रेखा है। अगर ये सीधी गुजरती तो ये क्या होती है, एक देशांतर रेखा होती है। तो यहाँ से ये कैसे गुजरती है, ये ऐसे आड़ी गुजर रही है। ठीक है, तो ये कैसी रेखा रेखा हो जाएगी, तो ये क्या है, ये एक अक्षांशीय रेखा है। क्या है, ये एक अक्षांशीय रेखा है। यहाँ तक बातें समझ में। कर्क रेखा के बारे में कुछ छोटी-छोटी सी बिंदु हैं, उनको जानेंगे। सबसे पहले कि ये क्या है, ये एक अक्षांशीय रेखा, एक अक्षांशीय रेखा है। बात करें कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाली रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में वाली जो झुकी हुई रेखा है ये, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है ग्लोब पर। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई कि क्या है, ये एक अक्षांशीय रेखा है। 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड वाली ये रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं इसे सबसे, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है ये भारत में कितने स्टेट से गुजरती है, भारत में कहाँ-कहाँ से गुजरती है। तो ये भारत के जो है, ये जो भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन-कौन से हैं? वो 8 राज्य कौन-कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है गुजरात, इधर पड़ रहा है, ठीक है, ये गुजरात का रीजन हो गया। इधर जो है, इधर हम देखते हैं तो इधर पड़ता है जी राजस्थान। राजस्थान के इधर एक छोटा-सा जो एक जिला पड़ता है, ठीक है, उसका नाम है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं। तो दूसरा जो स्टेट हो गया वो राजस्थान हो गया। तीसरी यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये जो है ये एमपी का रीजन हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है, तो एमपी हो गया। इधर फिर पड़ता है एमपी के बगल में छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो चौथा कौन सा हो जाएगा, CHS माने छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, 4 राज्य हो चुके हैं, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, 4 राज्य क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 4 राज्य के बाद में इधर पड़ता है बिहार, और इधर पड़ता है कौन सा, झारखंड। पाँचवा कौन सा हो जाएगा जी, झारखंड। पाँचवा कौन सा हो जाएगा जी, झारखंड। 5 राज्य क्लियर है, 5 राज्य क्लियर है। ठीक है, और फिर झारखंड के इधर पड़ता है, इधर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जस्ट वो पड़ता है कौन सा, पश्चिम बंगाल। छठा कौन सा हो जाएगी, पश्चिम बंगाल। छठा कौन सा हो जाएगा जी, पश्चिम बंगाल। क्लियर है जी, ठीक है, क्लियर है जी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 6 राज्य हो चुके हैं जिनसे कर्क रेखा जुड़ती है। अभी भी 2 राज्य बचे हैं। सातवां अगर हम देखते हैं, सातवां यहाँ से अगर आप देखते हैं, तो यहाँ से ये गुजरती है, तो यहाँ से पड़ता है त्रिपुरा। पड़ता है क्या है, त्रिपुरा राज्य पड़ता है। और 8वां जो पड़ता है वो पड़ता है मिज़ोरम। 8वां पड़ता है मिज़ोरम। 8 राज्य अगर वो क्लियर हो चुके हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, अभी के लिए। सामान्य परिचय में से अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो वो मोस्ट ऑफ द चांस ये है, मोस्ट सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो कर्क रेखा से पूछ लेगा कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना, आपको यहाँ से वो देगा, फिर वो 7 सिस्टर्स में से देगा। ठीक है, कि नहीं गुजरती है, आपको दे देगा, ठीक है, एमपी दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा, झारखंड दे देगा। ठीक है, वो आपको दे देगा, फिर कौन सा दे देगा, वो दे देगा मणिपुर।
मणिपुर, मिज़ोरम में बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इस कारण से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो यहाँ से गुजरात, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया। ये 8 राज्य हो चुके हैं जिनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है? यहाँ से पहला पहला फैक्ट क्लियर हो चुका कि भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अगली बात पर हम आते हैं। अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि यहाँ अगर आप देखें, मैप में अगर आप देखें तो ये भारत का मैप हो गया। भारत के मैप में से ये यहाँ पर गुजर रही है, यानी कि ये भारत को लगभग जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में कैसे कि यहाँ से गुजर रही है तो इधर वाला पार्ट तो कौन-सा हो गया? वो नॉर्थ हो गया, और जो इधर वाला पार्ट हो गया वो हो गया साउथ, वो हो गया साउथ। बताओ, है कि नहीं है? है कि नहीं है? कि अगर ये यहाँ से गुजर रही है तो ये लगभग मिडल में से गुजर रही है भारत के। तो जो लगभग मिडल में से गुजर रही है तो ये भारत को 2 हिस्सों में बाँटती कि नहीं बाँटती? तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया। तो क्या लिखेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों भारत को 2 हिस्सों में बाँट देती है। भारत को 2 हिस्सों में बाँट देती है। वो 2 हिस्से कौन-कौन से हो होंगे? नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बाँट देती है, ठीक है? दूसरी बात, कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है, गुजरती है, ठीक है? और 8 राज्यों से वो गुजरती है, बात कर ली है हम, ठीक है? और बात करें जो कर्क रेखा है नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों से गुजरती है, 2 राज्यों से गुजरती है, 2 राज्यों से गुजरती है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से 2 राज्य हैं। तो वो 2 राज्य हैं, आप सभी जानते हैं, हमने अभी भी देखा है, त्रिपुरा हो गया और कौन सा हो गया? मिज़ोरम हो गया। कौन सा हो गया? मिज़ोरम हो गया, ठीक है? इनको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कर्क रेखा में। बात आ गई यहाँ तक समझ में? और सबसे बड़ी बात कि बात हमने नहीं की, जो कर्क रेखा होती है ना, ये जो कर्क रेखा होती है या फिर जो ये अक्षांश रेखाएँ होती हैं या फिर जो देशांतर रेखाएँ होती हैं, ये सभी की सभी जो होती हैं, ये एक तरीके से काल्पनिक रेखाएँ होती है। ये कैसी होती है? काल्पनिक रेखाएँ होती है। ये काल्पनिक रेखाओं का इनको इसीलिए खींचा गया है ताकि हमें मौसम की जानकारी मिल सके, हमें समय की जानकारी मिल सके और आदि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है? और दिन, रात इनके बारे में जो है हमें इनसे ही जानकारी मिलती है। लेकिन ये वास्तविक में अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पर ये ऐसे कहीं पर भी नहीं दिखेंगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पर दिखेंगी ये ग्लोब में दिखेंगी, ठीक है? ग्लोब में क्यों दिखेंगी? क्योंकि इनका इनसे ही मौसम का, समय का, दिन का, रात का जो है वो निर्धारण किया जाता है, ठीक है? निर्धारण का, समय का निर्धारण करने के लिए, दिन का निर्धारण करने के लिए, रात का निर्धारण करने के लिए, मौसम अब कैसे बदलेगा, मानसून कब आएगा, ठीक है? उनका सबका निर्धारण करने के लिए ही ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ खींची जाती है। लेकिन ये कैसी रेखाएँ होती हैं? ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी होती हैं ये? इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है? यहाँ तक की बात आगे समझ में? तो कर्क रेखा भी क्या है? कर्क रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा भी क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ तक की बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि झारखंड की राजधानी किसकी? झारखंड की राजधानी क्या है? आप कहेंगे रांची। झारखंड की जो राजधानी है रांची, ये कहाँ पर है? तो ये कर्क रेखा पर है। ये कहाँ पड़ती है? ये कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है? कर्क रेखा ऐसे जाती है, कर्क रेखा ऐसे जाती है तो इधर पड़ता है कौन सा? बिहार, और इधर पड़ता है कौन सा? झारखंड। तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, जो रांची है वो कहाँ पड़ती है? वो कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है? अब हम कोई एक ट्रिक है जिसका नाम है, जो हम बोलते हैं गरबा। गरबा आप जानते हैं, गरबा गुजरात में खेला जाता है, ठीक है? नवरात्रि के वक्त में गरबा खेलते हैं, ठीक है? फिलहाल में अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद विकेटों से खेला। तो ये गरबा क्या है? गरबा जो है इससे बढ़ता है क्या? गांधीनगर। जी से बढ़ता है गांधीनगर, यू से उज्जैन, ठीक है? आर से रांची, बी से भोपाल और ई से क्या बढ़ता है? अगरतला। ई से बढ़ता है अगरतला।
ये जो कुछ 5 जगह है, रांची तो क्या है कर्क रेखा पर है, और ये जो 4 जगह है ना, ये कर्क रेखा के पास में है, यानी कि जहाँ से कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो भोपाल पड़ गया इधर, भोपाल पड़ गया नीचे, ठीक है, उज्जैन इधर पड़ जाए, उज्जैन इधर पड़ जाएगा, तो ऐसे जो है ये कर्क रेखा के पास में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा पे कौन सी है, वो रांची स्थित है। त्रिपुरा क्या, अगरतला क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है, तो ये क्या है, ये कर्क रेखा के पास में है, इनके समीप से कर्क रेखा गुजरती है, गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची, अगरतला, इनके समीप से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर हो चुका है आज तक की बातें, ठीक है। चलिए, अब हम जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मानक समय रेखा, वो आता है मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा क्या है, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये क्या है, ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो है ये बन गया जी भारत का मैप, ठीक है। तो मानक जो समय रेखा है ना, ये जो है ये भारत के यहाँ से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, ये भारत के यहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये जो है ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, ये खड़ी रेखा है, तो मतलब कैसी रेखा हो गई ये देशांतर रेखा हो गई। जिस प्रकार से जो कर्क रेखा थी उसका मान 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड था, इसी प्रकार से जो इसका मान है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड जो होती है, क्या, लैटिट्यूड जो होती है वो होती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड होती हैं, वो जो लॉन्गिट्यूड होती है वो होती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, ईस्ट लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ से गुजरती है ये भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। पूर्वी देशांतर है, पता चल गया, ठीक है, क्या है, पूर्वी देशांतर है, और इसे हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा, इसे हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया हम इसे कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में अब तक जितनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, खड़ी रेखा है। देशांतर रेखाओं को और अक्षांशीय रेखाओं को हम अगली क्लास में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। पूर्वी देशांतर है भारत मानक स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा जब भी लिखूं तो मतलब कि भारतीय मानक समय रेखा है, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से है समझना, ठीक है। सबसे पहला यहाँ से अगर आप देखोगे तो इधर जो पड़ता है वो यूपी पड़ता है, ठीक है, यूपी पड़ जाएगा। फिर इधर जो है, इधर ये एमपी का विस्तार है, एमपी का विस्तार है कि नहीं है। फिर इधर जो है छत्तीसगढ़ का विस्तार है, 3 क्लियर हो चुके हैं, यूपी, एमपी और ये इधर छत्तीसगढ़ क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। फिर इधर पड़ता है कौन सा, इधर पड़ता है उड़ीसा पड़ता है ना, उड़ीसा, मैं थोड़ा गलत पड़ गया, इधर पड़ता है कौन सा, उड़ीसा पड़ता है, और नीचे जो पड़ता है ये पड़ता है कौन सा, आंध्र प्रदेश, कौन सा पड़ता है, आंध्रा पड़ता है। तो 5 स्टेट से होकर ये जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया, ये भारत के 5 राज्यों से होकर करती है। आप लिखेंगे यूपी, आप लिखेंगे एमपी, आप लिखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे उड़ीसा, आप लिखेंगे उड़ीसा, और पांचवा आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश, पांचवा आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया जा रही है और यहाँ से जो है ये कर्क रेखा जा रही है। अब ये देखो, ये इनका पड़ गया मिलान बिंदु, ठीक है, पड़ गया मिलान बिंदु, और इधर कौन सा बना रखा है, मैं छत्तीसगढ़। तो अब अगला फैक्ट आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, STI, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC, एक दूसरे को, एक दूसरे को, ठीक है, CHH यानी छत्तीसगढ़ लिख लेना, छत्तीसगढ़ पूरा CHH में काटते हैं, छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ठीक है। बात करते हैं कौन से दो ऐसे राज्य हैं, कौन से दो ऐसे राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और जिनसे स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया भी गुजरती है, वो कौन से दो स्टेट हैं, तो जो कॉमन जो स्टेट हैं इन दोनों से, ठीक है, उभयनिष्ठ जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़। यहाँ से अगर आप देखें तो एमपी से ये देखो, एमपी से ये जा रही है कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से एमपी से जा रही है कौन सी है, ईस्टर्न टाइमलाइन ऑफ इंडिया। तो बताइए, यूपी से नहीं जाती है,
ठीक है, यूपी नहीं आ जाती ना, यूपी से कौन सी लाइन आ जाती है, यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ से बात आ गई समझ में कि जो कॉमन स्टेट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया के, वो है एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ठीक है, तो आज हमने भारत की स्थिति के बारे में, आज के लिए इतना ही। तो आज हमने भारत की स्थिति के बारे में, भारत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा, भारत का पूर्वी, भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। फिर हमने कर्क रेखा की बात करी, और फिर हमने किसकी बात की, फिर हमने बात की किसकी, भारतीय मानक समय रेखा की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम अक्षांश और देशांतरों को क्लियर करेंगे, भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को हम एक अलग तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, बाद में जब वीडियो अपनी हो जाएंगी, अक्षांश देशांतर को बढ़िया तरीके से समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। तो जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ख़राब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो उससे आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, और इतने अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे कि सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। ज्योग्राफी इतने बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे कि सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।